एक समय था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, क्योंकि उस समय भारत के पास था उस समय की सबसे बेहतरीन आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जो यहाँ के विहारों एवं महाविद्यालयों में दी जाती थी। नालंदा, जिसका उदय गुप्त काल में हुआ था, उस समय के भारत के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ था। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश। वेलकम टू मगध भूमि एंड वेलकम टू द रूइंस ऑफ नालंदा, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड. It was also a residential university built in 450 AD by Magad King कुमारगुप्त. आज हम जानने वाले हैं नालंदा के इतिहास के बारे में। कैसे पूरी दुनिया को ज्ञान से प्रकाशित करने वाला विरासत आज खंडहर मात्र बनकर रह गया है। क्रूर और बेवकूफ मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इसे क्यों जलाया और नष्ट कर दिया, इन सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे यहाँ की दीवारों से। तो चलिए चलते हैं। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि बुद्ध ने राजगृह के पास नालंदा नामक एक गांव का दौरा किया था। उन्होंने पास के एक आम के बगीचे में उपदेश भी दिया था। उस बगीचे का नाम पावरिका था। उनके 2 प्रमुख शिष्यों में से एक सारिपुत्र का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ था और बाद में उन्होंने यहीं निर्वाण प्राप्त किया। बचपन से हम लोग इतिहास के किताबों में नालंदा का जो चित्र देखते आए हैं, दरअसल यह सारिपुत्र का स्तूप है। नालंदा प्राचीन मगध में बसा था, जो आज के बिहार के नालंदा जिले में है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद लगभग 700 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय मिट्टी के टीले में कहीं खोसा गया। किसी ने भी इसकी सुध ना ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लगभग 1915-16 में यहाँ खुदाई करनी शुरू की। लगभग 20 वर्षों तक यहाँ खुदाई होती रही। यहाँ खुदाई के दौरान बुद्ध की कई बड़ी और छोटी मूर्तियां भी मिली। मूर्तियों के अलावा यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का मुहर, चक्र और मिट्टी के कई बर्तन भी मिले हैं। वर्ष 2016 में नालंदा को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। संस्कृत में नालंदा का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। नालंदा 2 शब्दों के योग से बना है, नालम और दा। नालम यानी कि कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा यानी देना। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना 450 ईस्वी में मगध के गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वारा करवाया गया था। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। सम्राट हर्षवर्धन ने तो 200 गांव से मिलने वाले कर को भी इस महाविहार को समर्पित कर दिया था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री हुएनसेंग यहाँ आए थे, उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में उपस्थित थे। इस विश्वविद्यालय में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। विद्यार्थियों को रहने के लिए हॉस्टल बने हुए थे। एक ही कतार में अभी तक खुदाई के दौरान 13 हॉस्टल्स मिले हैं।
वैसे इससे भी अधिक हॉस्टल्स के होने की संभावना है। हॉस्टल्स एक से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक हॉस्टल के आंगन में एक कुआं बना हुआ था। समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंधन कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। प्रमुख आचार्य 2 परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंध करते थे। प्रथम समिति शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधित काम देखती थी और द्वितीय समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन की देखभाल करती थी। विश्वविद्यालय को दान में मिले 200 गांवों से प्राप्त अनाज और आय की देखभाल यही समिति करती थी। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुप्तमती और अस्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं शताब्दी में हुएनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और इसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। इन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की व्याख्या भी होती थी। शास्त्रार्थ होता रहता था। दिन के हर पहर में अध्ययन तथा शंका समाधान चलता रहता था। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का विस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शिल्प विद्या, ज्योतिषी, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांसे की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने यहीं अपना शिक्षा ग्रहण किया था और मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ को लिखा था। नालंदा में सहस्त्रों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था और इसका नाम था धर्मगुंज, यानी कि सच्चाई का पर्वत। इस पुस्तकालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थी। यह पुस्तकालय रत्नरंजक, रत्नोदधि, रत्नसागर नामक 3 विशाल भवनों में स्थित था। इस पुस्तकालय में अनेक नायाब और दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियां संग्रहित थी। यहाँ छात्रों के रहने के लिए 300 से भी अधिक कक्ष बने थे। एक कमरे में अकेले या एक से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। कमरे छात्रों के प्रत्येक वर्ष उनकी अग्रिमता के आधार पर दिए जाते थे। उसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उनके लिए भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। यहाँ इस परिसर में अनेक मंदिर थे। ज्यादातर मंदिर बुद्ध के थे। उनकी विशाल मूर्तियां इन मंदिर में स्थापित की गई थी। जो खुदाई के दौरान मिली उन मूर्तियों के पास के ही नालंदा म्यूजियम में रखा गया है। मंदिर को सतह से थोड़ी ऊंचाई पर बनाया गया था। मंदिर के भीतर जहां मूर्ति स्थापित थी उस जगह को विशेष कारीगरी करके सजाया गया था, जो आज भी देखा जा सकता है। यहाँ मंदिरों के अलावा
भिक्षुओं के ध्यान लगाने के लिए जगह जगह पर कई आसन के लिए टीले बनवाए गए थे, जिन पे बैठकर शिष्य एवं आचार्य ध्यान साधना करते थे। नालंदा ने 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान कला और अध्ययन के संरक्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि को विद्वानों द्वारा भारत का स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। लगभग 750 वर्षों तक नालंदा ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। पूरी दुनिया में विख्यात नालंदा का अंत काफी भयानक और अविश्वसनीय था। नालंदा ने जिसको जीवन दान दिया, उसी ने नालंदा को विध्वंस किया। आइए जानते हैं कैसे। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बुरी तरह से बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब किसी ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक शाखा के प्रमुख राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी किसी गैर मुसलमान चिकित्सक से इलाज के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कई हकीमों से सलाह करने के बाद आखिरकार खिलजी ने इलाज के लिए राहुल श्रीभद्र जी को बुलवाया। खिलजी ने उनके सामने शर्त रखी कि वो कोई भी आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल नहीं करेगा, और अगर वह ठीक नहीं हुआ तो उसे दंड झेलना होगा। राहुल श्रीभद्र जी ने कुछ देर सोचने के बाद खिलजी की शर्त मान ली। कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उससे कहा कि इसके पन्ने रोज पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। दरअसल राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक के साथ पन्नों को पलटता गया और इस तरह धीरे धीरे ठीक हो गया। पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद खिलजी को राहुल श्रीभद्र जी का एहसान मानने के बजाय उनसे जलन होने लगी, क्योंकि उसके सामने उसी के हकीम उसे ठीक करने में नाकाम हो गए और एक भारतीय वैद्य ने उसे ठीक कर दिया। जलन के मारे खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ जो किया, उसके लिए इतिहास ने उसे कभी माफ नहीं किया। खिलजी ने आदेश दिया कि पूरे नालंदा को नष्ट कर दिया जाए। इसमें रखे ज्ञान स्रोतों यानी पुस्तकालय को आग लगा दिया जाए। फारसी इतिहासकार मिनहाजे सिराज ने अपने किताब तबाकत नासरी में लिखा है कि वर्ष 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के तहत मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नालंदा को लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया। मंदिरों, विहारों एवं मठों को तोड़ दिया गया। ज्ञान का सागर कहे जाने वाला पुस्तकालय में आग लगा दिया गया। सिराज ने यह भी लिखा है कि हजारों भिक्षुओं को जिंदा जला दिया गया और हजारों का सर कलम कर दिया गया, क्योंकि खिलजी ने हिंदू तथा बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंकने और इस्लाम को स्थापित करने की कोशिश की। पुस्तकालय कई महीनों तक जल रहा था और जलती पांडुलिपियों से उठते धुएं ने पहाड़ियों पर एक काली चादर फैला दी थी। आज इन दीवारों पर जले हुए भाग देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि यह हमला इतना घातक था कि इस विश्वविद्यालय को फिर से कभी खड़ा होने के लायक नहीं छोड़ा। हमारा तो यह मानना है कि यह सिर्फ भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान था। हमने वह खोया जो ना तो कभी पाया जा सकता है, ना ही कभी बनाया जा सकता है। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से जुड़े कोई भी सुझाव या प्रश्न कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद।